मुझे याद है उस महीने मैंने पहली बार पैसे कमाए थे यूट्यूब से। मुझे याद है 1,70,000 आए थे। ओह गॉड, कांट टेल यू, आई वॉज क्राइंग विद जॉय। एक इंसान जो कुछ ना कमा रहा हो, अचानक से अगर लाख रुपए उसके अकाउंट में आएंगे तो वो रोएगा नहीं तो वो क्या करेगा। मैं उसी दिन, जिस दिन मेरे अकाउंट में पैसे आए ना, मैं उसी दिन गई थी एम्बियंस मॉल, मैंने शॉपिंग करी उस दिन। ऐसा लग रहा था बहुत, मतलब कितने दिन से भूखी थी मैं और मुझे खाना मिला है। नहीं सच में उस दिन ऐसी फीलिंग आई थी, उस दिन आई थी। जब अखबार में पहले मैट्रिमोनियल आया करते थे, पता नहीं अब आते हैं या नहीं, मैंने बहुत दिनों से पढ़ा नहीं, तो उसमें एक चीज़ ज़रूर आती थी कि कॉन्वेंट एजुकेटेड बहू चाहिए। मैं सोचती थी कॉन्वेंट एजुकेटेड क्यों? फिर किसी ने बताया कि इसलिए कि अगर कॉन्वेंट की लड़की होगी तो वो अंग्रेज़ी अच्छी बोलेगी, और अगर लड़की अच्छी अंग्रेज़ी बोलेगी तो उनके जो आगे बच्चे होंगे वो भी फर्राटे से अंग्रेज़ी बोला करेंगे, पूरी जनरेशन ठीक हो जाएगी। एग्जैक्टली। सो अंग्रेज़ी का हमारे देश में कितना बड़ा क्रेज़ है, ये उसी का एक एग्जाम्पल है। ये बात सच है कि इंग्लिश से हम ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इंग्लिश की एक अलग इम्पोर्टेंस भी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उससे आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है या आपको एक स्टेटस सिंबल मिल जाता है। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमें उन लोगों से जोड़ती है जिन्हें हमारी मदर टंग, चाहे वो हिंदी हो, बांग्ला हो, तेलुगु हो, कोई भी भाषा हो, जिन्हें हमारी मदर टंग नहीं आती है। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो अंग्रेज़ी, चूँकि वो उनकी ओरिजिनल भाषा नहीं है, बोलने के साथ वो स्ट्रगल करते हैं। ऐसे ही लोगों की मदद करती हैं हमारी गेस्ट जो आज हमारे साथ हैं। अराउंड 24 लाख सब्सक्राइबर्स हैं अभी आपके यूट्यूब पे। स्वागत है आपका अलीना हमारे शो कलाकार प्राइवेट लिमिटेड में। थैंक यू सो मच, आई एम रियली ऑनर्ड। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में पहले बता देती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। मेरा नाम प्रतीक्षा है। इस शो का नाम है कलाकार प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हम अलग अलग फील्ड से कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाते हैं। हम उनसे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं, उनसे उनके कंटेंट क्रिएशन के प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अलीना, सबसे पहले आप अपनी बिगिनिंग के बारे में बताइए, क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी इसी बात की होती है। आप कहाँ से हैं, आपका होम टाउन क्या है, आप किस तरह की फैमिली से आती हैं, आपकी एजुकेशन कैसी, कहाँ पली बड़ी, एवरीथिंग। मैं लखनऊ से हूँ और अब मैं दिल्ली में रहती हूँ। लखनऊ से एक अच्छे स्कूल से मैंने एजुकेशन ली है। आई वॉज जस्ट प्योरली लकी, क्योंकि मैं अदरवाइज़ मेरा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलने वाले स्कूल से नहीं था। बट मेरे मम्मा और मेरे पापा ने सालों चक्कर काटे हैं उस स्कूल के जहाँ वो मुझे एडमिट कराना चाहते थे। और फिर फाइनली 3 से 4 साल के बाद एक सडनली मिड सेशन एक वैकेंसी क्रिएट हुई, क्योंकि एक लड़की स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में जा रही थी और वहाँ मुझे एडमिशन मिल गया। और वहाँ से शुरुआत हुई एक नई ज़िंदगी की, क्योंकि मैं पूरा, मतलब मैं आपको भरोसे से बोल सकती हूँ, आज मैं जहाँ भी हूँ वो एक इवेंट बहुत इम्पॉर्टेंट था मेरी लाइफ में। उस जगह पे एक ऐसा कुछ बोलना नहीं पड़ता था टीचर्स को कि चलो हम उस पर बाद में आ जाएंगे, कि इंग्लिश में बात करो, वो ऑटोमेटिक था। वहाँ पे कोई हिंदी में बात नहीं करता था। नॉट सेइंग कि हिंदी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आई लव हिंदी। मैं हिंदी में बात करना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर मिस करती हूँ हिंदी बोलने को बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो हिंदी में एक भाव निकल के आता है ना, एक फीलिंग निकल के आती है, वो नहीं आती किसी और लैंग्वेज में, क्योंकि ये मेरी मदर टंग है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं कहाँ से हूँ। मेरे पेरेंट्स दोनों एजुकेशन फील्ड से हैं। मेरे फादर क्रिमिनल लॉ पढ़ाया उन्होंने पूरी लाइफ, अब वो रिटायर्ड है। मेरी मम्मा ने सोशल वर्क पढ़ाया है, नाउ शी इज़ ऑल्सो रिटायर्ड। तो घर में एक माहौल था पढ़ाई का हमेशा से। मैं पढ़ाई में पहले बहुत कच्ची थी और बाद में बहुत ज़्यादा पक्की हो गई थी। वो जब मेरा स्कूल चेंज हुआ तो वहाँ से वो ट्रांजिशन स्टार्ट हो गया। मैंने देखा मेरे आसपास सब पढ़ रहे हैं, सब सीरियस हैं, मुझे भी कुछ करना है, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। जलील नहीं होना चाहती, होमवर्क करके ना जाओ तो बड़ा जलील किया जाता था स्कूल में, बहुत डांट पड़ती थी। ऐसे देखा जाता था, अरे भाई तुम कहाँ से आ गए हो, कौन हो तुम, क्या कर रहे हो यहाँ हमारे बीच में। तो थोड़ा सा प्रेशर ने भी काम किया मेरे ऊपर, और थोड़ी एक मेरी जिद हमेशा से रही है कि मैं जो भी करूँगी अच्छे से करूँगी। मेरे को अच्छा लगता है, एक्सीलेंस एक आदत होती है, आप समझ रहे हो। वो एक्सीलेंस की जो आदत थी वो बचपन में मैंने अपने अंदर इनकलकेट करी थी।
पढ़ाई के अलावा कोई काम ही नहीं होता था, हम सिर्फ पढ़ते रहते थे, फ़ोन होता नहीं था, दोस्ती यारी कभी रही ही नहीं, दोस्त मेरे बनते नहीं हैं, मेरे साथ ही है अभी भी नहीं बनते गिनती के हैं, बड़ा अच्छे हैं। बट डू यू मिस इट, लाइक डू यू विश कि ऐसा होता कि मेरे बहुत सारे दोस्त होते? नहीं। मैं हूँ नहीं उन लोगों में से जो 20 लोगों के बीच में बैठ के पार्टी की जान होते हैं, मैं वो नहीं हूँ। मैं वो हूँ जो लाइबिलिटी बन जाते हैं पार्टी में जाके, अरे भैया ये शांत बैठी है, इसको हंसा दो, कोई कुछ खिला दो मैं वैसी हूँ। तो मुझे खुद फील होता है यार मेरी वजह से कहीं बाकियों की एनर्जी डाउन ना हो जाए। आई नो आपको मुझे देख के शायद ये फील नहीं हो रहा होगा, बट है ऐसा। हाँ एक्चुअली, क्योंकि जब इंटरव्यू शुरू हुआ हम तो उसके काफी देर पहले से बातें कर रहे हैं। सो यू रियली लुक लाइक अ पर्सन जो पार्टी की जान होता है। नहीं, but I'm not. Are you an introvert? I probably am. I don't come out as one. I know I don't come out as one, but I really am. I am very nice with people, but I'm not a people's person. I would really like to come back to this part again जब मैं और आगे बात करूंगी। अभी मैं स्कूल पे लौटती हूँ। एक वीडियो में आपका और एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें आपने ये बताया था कि जब आपका ये स्विच हुआ फ्रॉम सपोजिटली एवरेज स्कूल टू अ सपोजिटली गुड स्कूल, उसके बाद आपने स्ट्रगल किया। सो आपने ये बताया कि आपको खुद भी परेशानी होती थी, बच्चे भी बहुत जो फेलो स्टूडेंट्स थे वो भी अच्छे से नहीं बिहेव करते थे, टीचर्स भी काफ़ी नाउम्मीदी से देखते थे। सो ये जो फेज़ होता है किसी भी बच्चे के लिए, अभी हम बैठते हैं एंड वी रिमेंबर इट फॉन्डली, बिटर स्वीट मेमोरीज, बट किसी भी बच्चे के लिए ये बहुत इफ़ेक्ट छोड़ सकता है ब्रेन पे, ऐसा जो कि पूरी लाइफ रह सकता है। एंड कई बार बच्चे जब बुली होते हैं या उनके फ्रेंड्स नहीं बन पाते हैं या उनका मजाक उड़ाया जाता है तो ये लंबे समय तक ये ट्रॉमा उनके साथ रहता है। आपने कैसे इसके साथ एडजस्ट किया? आई थिंक 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक वो होते हैं जिनको आप बुली करोगे तो वो और ज़्यादा सिकुड़ के एक मुरझाए हुए फूल की तरह हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते, ना उनमें से सुगंध आ रही है कोई, ना उनकी कोई इंपॉर्टेंस है, ना वो कलरफुल दिख रहे हैं। एक वो होते हैं जो फाइटर होते हैं, जो लड़ झगड़ के कि अभी तुमने बोल कैसे दिया, अभी मैं बताती हूँ तुम्हें। मुझे लगता है मेरी पर्सनालिटी में वो चेंज आया था वहाँ पे, जब मैंने फील किया कि मुझे दबाने की कोशिश करी जा रही है। बहुत मजाक उड़ाते थे, मतलब अजीब ही कुछ लोगों में पता नहीं किस बात का घमंड होता है, समझ नहीं आता। अरे भाई तुमने उखाड़ा क्या है ज़िंदगी में? 7वीं 8वीं में तुम पढ़ रहे हो यार, क्या उखाड़ा है तुमने ज़िंदगी में? किस बात का घमंड है तुम्हें? बट था आई डोंट नो, मे बी सम रीज़न कॉज ऑफ देयर अपब्रिंगिंग, शायद देखते होंगे और लोगों को करते हुए सीखते होंगे उनसे, मुझे नहीं पता। खैर दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। द थिंग इज़ होते थे ऐसे लोग भी होते थे जो आपको जलील करते थे, टीचर्स भी थे ऐसे जो मेरे मुंह पे मुझे उन्होंने जाहिर किया है ये चीज़ मेरे सामने कि यार ये क्यों आ गई है यहाँ पे, शी डजंट बिलोंग हियर। ये चीज़ मैंने सुनी है अपने कानों से। एक 7वीं का 8वीं का बच्चा है, कितने छोटे होते हैं, मोरल बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा। मेरा मोरल तो मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, पूरी क्लास 7th जो मेरी गई है वो ऐसे गई है कि हर दिन डर लगता था, हर दिन कि आज फिर स्कूल जाना है, फिर उन लोगों के बीच में बैठना है जो मुझे बहुत ही कम समझते हैं अपने आप से, जो मुझसे बात नहीं करना चाहते, उन टीचर्स को फेस करना है जो मुझे कुछ नहीं समझती, इनफैक्ट जो इस बात से परेशान है कि ये क्यों बैठी है यहाँ पे। तो वो क्लास 7th का जो 1 साल था, आई थिंक वो बहुत हार्ड था मेरे लिए। इट कैन रियली लीव एन इम्पैक्ट। हो सकता है अभी भी जो मेरे अंदर अग्रेशन कभी कभी सरफेस होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स सरफेस नहीं होता है, बट समटाइम्स जब वो सरफेस होता है, हो सकता है उसका कनेक्शन उस टाइम से हो। आई एम नॉट श्योर किस वजह से। घर में तो मुझे कभी बुरी तरह ट्रीट नहीं किया गया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा अच्छे से एक एजुकेटेड लोगों की तरह ट्रीट किया। मेरे पे मुझे नहीं लगता मेरे पे कभी हाथ वाथ भी उठाया गया है। मेरा चाइल्डहुड अदरवाइज बहुत पीसफुल था, सब कुछ सही था। हमें नहीं लगता था कि हमारे पास पैसों की कमी है, अगर होगी भी तो जाहिर नहीं की जाती थी हमारे सामने, तो अदरवाइज सब कुछ ठीक था। बट अभी भी मुझे कभी कभी अग्रेशन के ऐसे फिट से आते हैं कि हो सकता है उसका उससे कनेक्शन हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। देन हाउ डिड यू फाइट, कैसे सरवाइव किया कुछ आपने? नहीं, आई टोल्ड माई सेल्फ नहीं यार, एक ही ज़िंदगी है मेरी, मैं और बहुत छोटे बचपन से ही मुझे कुछ बहुत बड़ी रियलिटीज़ की समझ थी। मुझे था कि यार मेरे को अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, ये कौन है रे गैरे, मेरे को कुछ भी नोबडी कैन टेल मी हु आई एम। ना मेरी कोई टीचर मुझे बता सकती है कि मैं कौन हूँ। मैं अच्छी टीचर्स भी होती हैं, ऐसा नहीं है सारे ख़राब होते हैं। तो कुछ टीचर्स ने तो मेरी पर्सनालिटी पूरी बदल दी।
आई स्टिल रिमेंबर अ सर ऑफ माइन जिन्होंने मैथ में मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया था। 9th तक मैं हमेशा फेल होती थी मैथ में, मैं 9th में पहली बार पास हुई हूँ मैथ में उनकी वजह से। और फिर 12th में ISC बोर्ड से मेरे 100 on 100 आए थे मैथ में। आई गिव ऑल द क्रेडिट टू दैट पर्सन। सो अच्छे टीचर्स भी होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कहते नहीं है कि नॉट एवरीबडी इज फिट टू बी अ पेरेंट, सिमिलरली नॉट एवरीबडी इज फिट टू बी अ टीचर। Yeah, so it's like that. So I was just living every day one day at a time. That's what I was doing. I was really working very hard to build my confidence. That was my priority. मुझे लगता था नहीं यार, अगर मैं अपना confidence नहीं build कर पाया, ये लोग मुझे दबाते चले जाएंगे, क्योंकि हर रोज़ मजाक उड़ाया जा रहा है, हर रोज़, और आदत नहीं पड़ती। आपको आराम की आदत भले ही पड़ जाए, आपको तकलीफ की आदत कैसे पड़ेगी यार? तकलीफ तो तकलीफ लगती है ना, हर रोज़ तकलीफ तो चुभती है। मैंने कहा नहीं यार, धीमे धीमे करती हूँ। मैंने अपने पेन को डिवाइड कर दिया। 7th में माई ओनली टारगेट वॉज टू सर्वाइव, कि मैं पास हो जाऊँ, सच में, और कोई टारगेट नहीं था। मोरल इतना डाउन था कि पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी, टीचर्स की मेरे से कोई होप नहीं थी और मुझे अपने आप से होप नहीं हो पा रही थी कोई। 8th में मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा अपने आप को ऊपर लेके आऊंगी थोड़ी। तो मैंने अपनी जो क्लास टीचर, जो आपकी मेन टीचर होती है, उसको क्या कहते हैं? क्लास टीचर ही कहते हैं ना। मैंने सोचा था इनको मैं इम्प्रेस करूंगी इस साल, तो मैंने उस पर काम किया। फिर मैं क्लास की मॉनिटर बनी, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए। हमें मॉनिटर्स कहा जाता था। आई वॉज फ्रॉम अ गर्ल्स स्कूल। फिर मेरा मोरल अप हुआ थोड़ा सा। फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्लास टीचर ने तारीफ करी, उससे बहुत कॉन्फिडेंस आया। धीमे धीमे 9th में पहली बार मैथ में पास हुई, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। मैंने अपने सारे ट्रबल्स को ना ऐसे सीढ़ियों में डिवाइड कर दिया। इस साल ये करते हैं, अब इस साल ये करेंगे, अब इस साल ये करेंगे। तो इस तरह से चलते चले गए। 11th 12th तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था। जम के पढ़ाई करी, खूब छुट्टियां भी मारी, घर पे रहते थे बट पढ़ते थे। मैंने अपने वक्त की हमेशा वैल्यू करी है। हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे करना है सोने से पहले कि लगे आज कुछ किया है। और संडेज़ को मैं काम नहीं करती, तो संडेज़ को भी मैं आई ट्राई कि कुछ ऐसा करूं कि लगे कुछ किया है, मतलब काम के फ्रंट पे नहीं, मज़े के फ्रंट पे। किसी दिन घुमाओ, शॉपिंग कराओ, किसी दिन कोई अपनी पसंद की किताब पढ़ो 3-4 घंटे। सो आई यूज़ माई टाइम प्रॉपरली। सो ये एक मैसेज है जो हमें यहाँ से लेके जाना है कि जब सो तो पता हो कि हमने आज कुछ अच्छा किया है, और जब वीकेंड हो तब भी पता हो कि आज हमने कुछ मज़े का किया है, अपने लिए कुछ किया है। अब एक वीडियो में आपने अलीना बताया है कि आपके जो सीरीज ऑफ फेलियर्स थे वो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं हुए। नहीं, फेलियर्स कंटिन्यू करते रहे बहुत साल काफ़ी लंबे समय तक। तो ये क्या जर्नी थी, लाइक पोस्ट स्कूल? आप ये तो मानोगे कि जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें करियर क्या चूज़ करना है, तो हमारे अंदर समझ नहीं होती है। टीनेज में डिसाइड करते हैं कि नहीं करते हैं, एंड यू आर डिसाइडिंग कि साइंस लेनी है कि कॉमर्स लेनी है कि ह्यूमैनिटीज़ लेनी है। उसके और साइंस लेनी है तो भाई पहले से पता होता है क्यों लेनी है। अगर आप बायो ले रहे हो तो अच्छा ठीक है, डॉक्टर बनना है। हाँ, किस एज में डिसाइड कर रहे हो आप? टीनेज में। टीनेज में आप किस लायक होते हो यार? यू आर जस्ट बिगिनिंग टू मेक योर लाइफ्स मिस्टेक्स, योर फर्स्ट सेट ऑफ मिस्टेक्स। यस, एंड फॉर मोस्ट किड्स आई थिंक उनके पेरेंट्स ही डिसाइड कर रहे होते हैं। हाँ, मेरे को भी नहीं पता था। मैंने CA ऑप्ट किया सिर्फ इसलिए क्योंकि 11th 12th में मैं साइंस लेना चाहती थी, मुझे मिली नहीं थी क्योंकि मेरे साइंस में नंबर कम थे। तो 10th में मैथ का स्कोर अच्छा था, इसलिए कॉमर्स उन्होंने दे दिया आराम से। तो ऐसे अब कॉमर्स ले लिए तो अब क्या बेस्ट हो सकता है, दिमाग चलाना शुरू किया। फ्रेंड्स, मेरे 1-2 अच्छे दोस्त थे, कोचिंग साथ में जाते थे हम, वो लोग CA कर रहे थे, मैंने भी CA ज्वाइन कर लिया। ऐसे हम CA बन गए। मतलब हमें नहीं पता था जब हमने स्टार्ट किया था कि हम सच में ये काम करना चाहते हैं। आई हैव अ क्रिएटिव माइंड, आई पेंट, आई ड्रॉ, आई स्टिच, मैं ये सारे काम करना पसंद करती हूँ। मुझे मज़ा नहीं आ रहा था उस काम में। बहुत अच्छा नोबल प्रोफेशन है, बहुत रिस्पेक्ट है उस प्रोफेशन की, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अच्छे हो उसमें। अगर आपने वो डिग्री पा भी ली है, बट अगर आपको काम में मज़ा ही नहीं आ रहा है, अब एक क्रिएटिव इंसान तो बेचारा फंस जाएगा ना कि यार मेरी क्रिएटिविटी यूज़ नहीं हो पा रही है। नौकरी करते थे, छोड़ देते थे, करते थे, छोड़ देते थे, कभी कभी फायर हो जाते थे, क्योंकि दिख जाएगा ना यार, एम्प्लॉयर तुमको पैसा दे रहा है, फ्री का नहीं देगा। इफ यू आर गुड एट योर जॉब यू विल बी केप्ट, अदरवाइज यू विल बी किक्ड आउट। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट, ऑनेस्टली। अशेम तो तब होती अगर आज भी कुछ नहीं होता कि यार काश सीरियसली ले लिया होता, काश पापा की बात सुन ली होती, काश नौकरी को सीरियसली ले लिया होता।
But now I mean, by God's grace, I am not ashamed because I'm doing fine, mashallah से. That's very good. That Yeah, not many people can say that कि उन्होंने अपनी लाइफ के किसी भी पार्ट को लेके they don't feel ashamed. Anyway, कंटेंट क्रिएशन में फिर एंट्री कैसे हुई इतने साल नौकरी छोड़ने बदलने के बाद? वो ऐसे हुई कि हम जो मेरे हस्बैंड हैं अब, वो हस्बैंड होने से पहले मेरे दोस्त थे, तो हमारा एक रिचुअल था उस टाइम पे. हम रोज़ सुबह में कॉफ़ी पीने जाते थे, और कॉफ़ी पीने कोई डेट नहीं होती थी, वो हम सच में बैठ के लाइफ के एस्पेक्ट्स डिस्कस करते थे. व्हाट न्यू कैन वी डू टुगेदर, क्या नया स्टार्ट करें, कौन सा नया ऐप लॉन्च हुआ है, कौन सी नई वेबसाइट है, क्या चल रहा है दुनिया में. वी यूज्ड टू डिस्कस ऑल दैट स्टफ. वी यूज्ड टू लाइक टॉकिंग टू ईच अदर. दैट्स ग्रेट. इट प्रूव्स कि आप सेम मेंटल लेवल पे ऑपरेट कर रहे थे. यस, एंड दैट्स व्हेन ही केम अप विद दिस आइडिया कि तुम इतना अच्छा बोलती हो, तुमको यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए. इंग्लिश कभी भी आइडिया नहीं था हमारा. मैं इंग्लिश के वीडियोस बनाऊंगी, वो तो चांस की बात है. एक वीडियो चल गया मेरा, तो वो इंग्लिश के ऊपर था कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी, तो वो वीडियो चल गया. तो इसकी वजह से लगा कि अच्छा, लोगों को ये चाहिए है. अब देखो, आपका कोई वीडियो अगर चल जाए, जिसे हम कहते हैं सेमी वायरल हो जाए, तो आपको लगता है कि अब जो मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स आपके आए हैं वो उस वीडियो की वजह से आए हैं. वो लोग वही एक्सपेक्ट करेंगे ना. अब उस टाइम पे मैं ड्रेसेस और साड़ी पहन के थोड़ी ना दिखा रही होंगी कि देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ. नहीं ना, आई हैव टू मेक कंटेंट अकॉर्डिंगली. तो फिर मैंने और वीडियोस बनाए उस पे, एंड देन आई गॉट इनटू दिस फील्ड वेयर आई एम नाउ नोन एज समबडी हु क्रिएट्स वीडियोस ऑन इंग्लिश लर्निंग. दैट वाज नेवर द आइडिया. The idea was just to make a YouTube channel so that I can reach out to masses, so that I can speak on the camera. तो बस उसने सजेस्ट किया था. फिर हमारी एक बहुत मज़ेदार आदत है जो मैं चाहूँगी सब सीखें अगर पॉसिबल हो. We throw challenges at each other. Oh, great, yeah. Great. And we live our life as per those challenges. That's how we act. आपको लगेगा मजाक कर रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ. हमने बहुत चैलेंजेस किए हैं एक दूसरे को. चैलेंजेस लाइक वेट लॉस को लेके. हाँ, वेट लॉस, मैंने बहुत वेट लूज किया, अराउंड 5 to 6 kgs लूज किया मैंने उसके चैलेंज की वजह से कि मैं हार नहीं सकती. फिर हमने यूट्यूब चैनल का चैलेंज था, तो मैंने कहा ठीक है मैं 3 दिन में डालूंगी. फिर मैंने एक वीडियो बनाया लिपस्टिक ट्राई करते हुए. वो बहुत खराब था, बहुत खराब. पर वो वीडियो आपके पास है? अब नहीं होगा यार, अब नहीं होगा. पता आपको रखना चाहिए था. कभी किसी दिन आप जब बहुत उदास महसूस करें तब आप अपने प्रीवियस वर्जन को देख के हंस सकते थे. उदास से याद आई एक बहुत अच्छी स्टोरी. एक वीडियो है मेरे पास, 11 मिनट का वीडियो है वो. ये वीडियो मैंने तब बनाया था जब मैं ज़िंदगी में अपने सबसे लो फेज में थी, और यूट्यूब स्टार्ट हो चुका था. 2 साल हो गए थे वीडियोस बनाते हुए, कोई नहीं देख रहा था, ढेला नहीं बन रहा था मेरा उससे, 1 रुपया नहीं कमा रही थी मैं उससे, मगर मैं वीडियो बनाई जा रही थी क्योंकि मैं ज़िद्दी हूँ. मैंने शुरू किया था तो मैंने एक जिम्मेदारी भी ली थी उसके साथ. मैंने शुरू किया है ना, मैं ही इसको अंजाम दूंगी, मैं इस पर काम करूँगी. मैं करती रही. मुझे दुनिया भर के लोग बोलते थे क्या टाइम वेस्ट कर रही है यार, क्या टाइम वेस्ट कर रही है. मगर पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट केप्ट मी गोइंग. आई हैव नो आइडिया. समथिंग केप्ट मी गोइंग. आई मेड नो मनी फ्रॉम इट. आई वॉज जस्ट मेकिंग वीडियोज़. लोगों का मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, मेरे को कई बार जैसे जिम वगैरह में भी मेरे लोग मिल जाते हैं जो मुझे चैनल पे कहीं देख लिया होता है, तो आके पूछते हैं यार मेरे को भी यूट्यूब स्टार्ट करना है, कुछ बताओ ना. मैंने 2 वीडियो बनाए थे, कोई देखता ही नहीं है. ऐसे थोड़ी चलता है. अगर 2 वीडियो 5 वीडियो बनाने से कोई यूट्यूबर बन जाता तो सारे यूट्यूबर होते, फिर यूट्यूब की वैल्यू ही क्या होती. तो ये चीज़ अच्छी थी. मैंने 150-200 वीडियो बना दिए थे और कोई नहीं देख रहा था. देयर वर नो व्यूज़ ऑन द चैनल. एंड ये चीज़ मैंने एक बार किसी से सीखी थी जो आज तक मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ. जब आप काम करते रहते हो, आपका एफर्ट काउंट हो रहा है, भले ही आपको रिजल्ट नहीं आ रहा. आपने 100 चीज़ें कर ली, आपको लग रहा है कि 100 चीज़ें कर ली मैंने यार, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है यार. आपको नहीं पता कोई एक छोटी सी इस प्रोसेस में आपने एक छोटी सी बड़ी फालतू सी कोई चीज़ करी होगी जिससे आपको कोई होप नहीं होगी. वही एक चीज़ आपको इन 100 के बराबर का रिजल्ट दे देगी. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी. आई एम अ बिलीवर. आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ. मुझे मालूम था ये 200 जो मैंने बनाए हैं कोई नहीं देख रहा है, इन्हीं में से एक उठेगा एक दिन. और वो उठा और वो 2 मिलियन पे चला गया.
और फिर मेरा चैनल जो एक टाइम पे साल भर के बाद भी 12,000 फॉलोअर्स हुए थे, सब्सक्राइबर्स हुए थे, और दूसरे साल में शायद मेरे 25,000 हो गए थे. बट 25,000 इज नॉट अ बिग काउंट यार. वेरी ऑनेस्टली यू डोंट मेक मनी. And when you are not making money, how long will you carry on with something? It's not sustainable. It's not sustainable because no matter what you do in life, you need money. Yeah. तो फिर वही हुआ, एक वीडियो चल गई और उसने मुझे वो सब दे दिया जो बाकी के 199 नहीं दे पाए थे. और यही होता है. आप हर काम करने के बाद सवाल पूछ रहे हो, फल कहाँ है, फल कहाँ है, फल कहाँ है. मैंने एफर्ट मार दिया, मेरे को फल नहीं मिल रहा. आपको नहीं पता जिस दिन मिलेगा आपके सारे एफर्ट के बराबर का एक ही जगह से मिल जाएगा. एंड दैट्स समथिंग आई डू इवन नाउ. अभी भी मैं वीडियोस इसी इरादे से बनाती हूँ. हर वीडियो उसी वक्त नहीं चलता. जो लोग यूट्यूब पे काम करते हैं उन्हें ये बात का, कंटेंट क्रिएटर्स, उनको आइडिया होगा. कई बार ऐसा होता है आपका कोई वीडियो पहले साल में उसने परफॉर्म ही नहीं किया, few thousand व्यूज आए, वीडियो रुक गया वहीं पे. सडनली एक साल बाद पता चला उसके ऊपर लाखों व्यूज आ रहे हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज आना शुरू हो गए. YouTube works in a very funny manner. You can't really understand how the algorithm works. The only way to crack YouTube is to keep working consistently and don't question. कुछ चाहिए है ना तुम्हें जिंदगी से, ज़्यादा सवाल मत पूछो. काम इतना करो ऊपर वाला भी मजबूर हो जाए तुमको रिजल्ट देने के लिए. That's what I feel. मुझे लगता है ये चीज़ मेरे लिए काम करती है, पता नहीं दूसरों के लिए कुछ और करता होगा. तो जब आपके 2 मिलियन हिट्स आए उस एक वीडियो पर, तब क्या आपको लगा दैट क्या ये वो मोमेंट था व्हेन यू थॉट आई हैव अराइव्ड और मुझे यही करना है? मुझे याद है उस महीने मैंने पहली बार पैसे कमाए थे यूट्यूब से. मुझे याद है 1,70,000 आए थे. ओह गॉड, कांट टेल यू, आई वॉज क्राइंग विद जॉय. एक इंसान जो कुछ ना कमा रहा हो, अचानक से अगर लाख रुपए उसके अकाउंट में आएंगे तो वो रोएगा नहीं तो वो क्या करेगा. मैं उसी दिन, जिस दिन मेरे अकाउंट में पैसे आए ना, मैं उसी दिन गई थी एम्बियंस मॉल, मैंने शॉपिंग करी उस दिन. ऐसा लग रहा था बहुत, मतलब कितने दिन से भूखी थी मैं और मुझे खाना मिला है. नहीं सच में उस दिन ऐसी फीलिंग आई थी, आई हैव अराइव्ड, उस दिन आई थी. सो जब आप ये चैनल बिल्ड कर रहे थे उस वक्त आप कोई जॉब नहीं कर रहे थे? नहीं, मैं कर रही थी. छोटी छोटी जॉब्स होती नहीं, आप 2 घंटा इधर चले गए, 2 घंटा उधर चले गए, वैसा वाला. फ्रीलांसिंग एंड पार्ट टाइम. आई वाज टीचिंग. आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी गुड टीचर. क्योंकि टीचर कौन सी अच्छी होती है, जो बच्चे को समझ सके, है ना, जो प्यार से जो बच्चे को प्यार से समझा सके. कुछ टीचर्स थोड़े हार्श हो जाते हैं, मेरे साथ वो चीज़ नहीं थी. हमेशा प्यार से समझाया मैंने बच्चों को. I was doing a good job as a teacher, but उसमें पैसे नहीं थे. They used to pay per hour और बहुत कम होता था, 500, 600 an hour. और अगर आप सोच लो महीने के 10 क्लास भी आप ले रहे हो, क्या कमाया आपने? कुछ भी नहीं तो कमाया आपने. तो वो सब चीज़ें ऐसी थी कि बस बहुत बेयर मिनिमम वहाँ से पैसे आ जाते थे, बट वो मैं कमाई नहीं कहूँगी उससे, बहुत कम था वो मेरे लिए, स्पेशली व्हेन आई वाज अ सीए. कई बार मुंह पे मुझे बोला गया, मैम हम आपको ये जॉब कैसे दें, आप ओवर क्वालिफाइड हो. मैंने कहा मेरे को ज़रूरत है यार, तुम दो ना, तुम्हें क्या मतलब मैं कितनी क्वालिफाइड हूँ. ये नौबत आ गई थी कि छुपाना पड़ रहा था दैट आई एम अ सीए बिकॉज आई वांटेड टू बी अ यूट्यूबर. आई डिडंट वांट टू गिव अप ऑन दैट. आई केप्ट ऑन वर्किंग ऑन इट. कुछ नहीं मिल रहा था रिटर्न में. 2 साल बहुत मुश्किल से कट रहे थे वो. सबसे बड़ी बात ये कि आपको ये भी तो नहीं पता कि ये बदलने वाला है. वो तो अब पता है ना मुझे कि वो बदलने वाला था. बस कट गया वक्त. अच्छा, जब आपको व्यूज़ नहीं आ रहे थे जी, तो आपने ऑफ कोर्स एक वीडियो आपका क्लिक कर गया, बट आपने कोई प्लान्ड चेंजेस किए? नहीं ना. कि मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे थंबनेल्स रखने चाहिए, या फिर ये करना चाहिए तो शायद आए, ये स्टडी करके देख लूँ. आपने वो एक कोट सुनी होगी, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस. दैट वर्कड फॉर मी. My ignorance was working as a bliss for me. मतलब, I mean, it was working as a blessing for me. I had no idea YouTube कैसे चलता है. I used to watch कुछ जैसे सेजल कुमार हो गई, आपने शायद नाम सुना होगा. इन लोग के मैं पास्ट के, मैं सबके क्या करती थी, चैनल पे जाके ओल्डेस्ट वीडियोस देखती थी. तो दिखता था कि क्या क्या कूड़ा किस किस ने बनाया हुआ है, पता नहीं क्या अटाएं शटाएं कुछ भी बना रहे होते थे, है ना. तो देखती थी मैं, और हर बार मुझे लगता था अच्छा मैं इससे तो बेटर बना रही हूँ, इतना खराब तो नहीं बना. मैं सेजल की बात नहीं कर रही हूँ
वो मतलब नहीं है मेरा। मैं बहुत लोगों के चैनल को स्टडी करती थी कि उन लोग ने क्या बनाया, टेक्निकल गुरुजी ये वो सबके चैनल को देखती थी, ओल्डेस्ट वीडियोस में क्या है, क्योंकि न्यूएस्ट को छोड़ो यार, अब तो वो अमीर हैं, अब तो अब क्या करना, उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, अब क्या सीखें। जब उठ रहे थे तब से देखना था ना मुझे कि क्या करके उठे हैं वो, तो लगता था नहीं यार मैं भी ठीक ही बना रही हूँ, कुछ तो चलेगा, कुछ तो चलेगा, तो काम करते रहे। क्या होता था ना, मैं दिमाग नहीं लगाती थी कि कितने व्यूज़ आए, कभी देखा ही नहीं मैंने, आज भी आप यकीन नहीं करोगे, है ना, मैं नहीं देखती मेरे स्टैटिस्टिक्स चैनल के, कभी भी नहीं देखती, बिल्कुल नहीं देखती। बहुत कम, मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल नहीं देखती तो झूठ होगा, रेयरली, अंदर जाके इनसाइट्स चेक करना, नथिंग। अपना काम है काम करना, वो सब आता रहेगा, अपने आप आएगा। आई डोंट सी माई स्टेटिस्टिक्स, इट गिव्स मी एंजाइटी, इट एक्चुअली डज। जब तक ग्रीन एरो दिख रहा होता है बहुत अच्छा लग रहा होता है, जैसे ही वो डाउन में कन्वर्ट होता है ना, मोरल पे एक बहुत तगड़ा हिट आता है। ऑनेस्टली आई रियली लिव माई लाइफ लाइक दैट। अनअफेक्टेड रहने की पॉलिसी है आपकी। ट्राई टू बी एज इनडिफरेंट एज यू कैन बी। टॉकिंग अबाउट इनडिफरेंस, कमेंट्स बहुत आते हैं, हाँ बहुत आते हैं यूट्यूब पर, एंड आई हैव अ बिट ऑफ हिस्ट्री इन मीडिया, अराउंड क्लोज टू 7.5 years मुझे हो गए हैं, और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि व्हेन इट कम्स टू वुमेन, कमेंट्स का नेचर चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मेन ट्रोल नहीं होते, वो भी ट्रोल होते हैं, बट जब लड़कियों की बात आती है तो लोग ज़्यादा अटैकिंग हो जाते हैं, कई बार ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, और बहुत गंदी गंदी ट्रोलिंग, बहुत बुरी बातें करते हैं जिनका कोई सेंस भी नहीं होता। आप सोचते हो कि यार ये क्यों कह रहे हैं, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। आपके साथ कोई अनप्लेजेंट इंसिडेंट हुआ जिसने आपको तोड़ दिया हो, झकझोर दिया हो? हाँ हुआ है, एक आध कमेंट पे ऐसा हुआ है कि मैं बहुत रोई हूँ, और फिर मैंने अपने आप को, मतलब मैं रो रही थी, और इवन जब मैं रो रही थी मैं तब भी ये सोच रही थी कि भाई तू कितनी बेवकूफ़ है, जिसने वो लिखा है वो तो कहीं ऐश कर रहा होगा, वो तेरे से कभी नहीं मिलने वाला, उसकी ज़िंदगी में खुद की 50 भसड़ होंगी जिसमें वो बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा होगा, और तू परफॉर्म कर रही है, वो तेरे पे कीचड़। भाई सबसे बड़ी बात तो आपको यही रियलाइज करनी है, वो आपको जानता है, आप उसे नहीं जानते। ये क्या बता रहा है आपको? ये आपको ये बता रहा है ना कि आपने कुछ रिमार्केबल किया है, कि वो आपको जानता है। ये चीज़ें सब मुझे उस टाइम पे भी एहसास था कि भाई इन लोगों की बातों का क्या सीरियसली लेना। बट पता है क्या, आप सब भूल जाते हो जब ऐसी कोई बात होती है, आपको टाइम लगता है संभालने में। तो मैं रोई हूँ, 2-4 बार हुआ ऐसा, फिर मैंने कमेंट्स देखना भी बंद कर दिए, बहुत लंबा पीरियड एक वो रहा, आई वॉज नॉट रीडिंग एनीथिंग। अभी भी ऐसा होता है, अगर गलती से भी कमेंट्स पे नज़र जाती है ना, आई हैव अ हैबिट टू ब्लर माई आइज। मैं थोड़ा समझ पा रही हूँ मैं जो कह रही हूँ, आंखों को धुंधला कर लेना कि आप नहीं पढ़ सकते कि क्या लिखा हुआ है। आई डू दैट इवन नाउ। डर लगता है कहीं किसी ने कुछ ऐसा ना लिख दिया हो कि जो मैं नहीं संभाल पाई, तो आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि मैं हर चीज़ संभाल लूँगी। आई एम वीक, समटाइम्स आई एम वीक। हर इंसान के अपने कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे अगर आप उसे हिट करोगे तो उसे बहुत दर्द होगा। फिर आपके फीडबैक के क्या जरिया होता है? हस्बैंड One and वो only? पढ़ता है ना, वो पढ़ता है, ओके वो तो पढ़ता है। सो आपके पास एक पर्सनल फिल्टर है? हाँ, उससे पढ़वाती हूँ। नहीं एक्चुअली पढ़वाती हूँ, उसका पार्ट ये उसकी जॉब है ये। नहीं एक्चुअली व्हेन वी पोस्ट अ वीडियो देयर, आई मीन आई डू रीड सम कमेंट्स, बट यार हाउ कैन आई रीड इफ आई एम रिसीविंग 1 लाख कमेंट्स इन अ मंथ? कैसे रीड कर सकती हूँ मैं सारे? मुमकिन नहीं है मेरे लिए। बट मैं उससे पूछ लेती हूँ कमेंट्स कैसे आ रहे हैं, कोई अच्छा जेन्युइन फीडबैक है क्या? तो वो ही कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, वो बहुत डीपली स्टडी करता है। आई वॉन्ट पीपल टू नो कि वो जो लिख रहे हैं वो पहुंच रहा है मुझ तक, ऐसा नहीं है नहीं पहुंच रहा। और मुझ तक अगर नहीं भी पहुंच रहा ना, मेरे हस्बैंड तक पहुंच रहा है, हम उन चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। बट पीपल विल हैव टू अंडरस्टैंड I cannot read every comment, not just because of the quantity, but for my own peace of mind. अगर मैं सब पढ़ूंगी 10 में से एक गंदा होगा और वो मेरे 2 दिन खा जाएगा। And I'm not that strong. I don't deny that. I am not supremely strong कि मुझ पे किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ता है, I'm a sensitive person. और सेंसिटिव लोग अच्छे होते हैं, जो गहराई से महसूस करते हैं वो लोग अच्छे होते हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए अच्छे होते हैं वो लोग।
क्योंकि उनके अंदर सैक्रिफाइस करने की क्षमता होती है, उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। आई थिंक द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रांग अगेन इज वेरी सब्जेक्टिव। यस, कैसे तय करो कि क्या मजबूत है क्या कमजोर हाँ है। हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। एक स्टीरियोटाइप है जो कंटेंट क्रिएशन से जुड़ा हुआ है, ये तो एक पार्ट टाइम काम है या ये एक ऐसा काम है जिसे अनटैलेंटेड लोग करते हैं जो लाइफ में कुछ और, एजुकेशन में कुछ और नहीं कर पाते, वो वीडियो ब्लॉगिंग करने लगते हैं। ये अर्बन स्पेसेस में तो नहीं है बट स्मॉल टाउन्स में मैंने लोगों के मुंह से सुना है। उनका दिमाग बहुत ओपन टू वीडियो ब्लॉगिंग नहीं होता है। और कुछ लोगों को का ये भी बिलीफ है कि अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप कैमरे के सामने अपीयर हो रहे हैं तो आपके पास एक पर्टिकुलर तरह की ज़बान, एक पर्टिकुलर तरह की एक्सेंट और पर्टिकुलर तरीके के लुक्स होने चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। आपका क्या इस पे ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन ये है कि कंटेंट क्रिएशन बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, बहुत टाइप के कंटेंट हैं, एजुकेशनल भी हैं, बिना सिर पैर वाले भी हैं, जो बहुत चल रहे हैं बाय द वे। बतेरे लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं भी इंस्टाग्राम पे कोई चैलेंज चल रहा है, लोग कमर हिला रहे हैं और वो बेतुकी हरकतें कर रहे हैं, मैं भी करूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ। अगर कर सकती होती तो करती, बट पॉइंट ये है कंटेंट बहुत टाइप का होता है। कुछ कंटेंट के लिए यू रियली डोंट नीड हेड, बट कुछ कंटेंट बिना हेड के नहीं चलेगा। माई बिलीफ इज दैट माई ऑडियंस इज़ वेरी वेरी स्मार्ट, दैट्स हाउ आई सी माई ऑडियंस। बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप इन्हें। अगर आपने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी, आपको अपने स्टेटिस्टिक्स में दिख जाएगा ओवर द मंथ्स। और मुझे ऐसा लगता है पिछले 10 सालों में चीज़ें बहुत बदल गई हैं। शुरुआत में पता नहीं कैसे क्या कंटेंट बन रहे थे और कैसे लोग पॉपुलर हो रहे थे, अब तो बहुत स्मार्ट हैं कंटेंट क्रिएटर्स। I mean, they look good. I mean, not because they are beautiful, but because they know how to carry themselves. You don't need a very good features to look good. थोड़ी सी स्टाइलिंग, थोड़ा सा आप सिंपल पहनो। तो सारी कुर्तियाँ ही मेरी 200-400 रुपए की होती हैं जो बना के मैं पहन के सारे वीडियो बनाती हूँ। आई डोंट स्पेंड अ लॉट ऑन माई क्लोथ्स एंड ऑल। तो वॉट इज नीडेड इज आपकी ऑडियंस कैसी है, क्योंकि पूरी दुनिया और कॉन्टेंट देख रही है इस टाइम पे। ठीक है, आपकी ऑडियंस कैसी है, उस हिसाब से आप किस टाइप के क्रिएटर हो। ये बिल्कुल गलत ओपिनियन है अगर ये किसी का है कि भाई अनटैलेंटेड और स्टूपिड लोग या जिनके पास कोई काम नहीं है, ये पार्ट टाइम है। काश ये पार्ट टाइम होता तो मैं भी क्या कुछ कर रही होती। ये पार्ट टाइम नहीं है, ये फुल टाइम से भी ज़्यादा है, क्योंकि रात में सोते वक्त भी मैं इसके बारे में सोच रही होती हूँ कि अगले दिन क्या शूट करूँ। मैं एफर्ट बहुत ज़्यादा है एंड एक पॉइंट के बाद आप अकेले नहीं कर सकते, यू नीड अ टीम। So that's how tricky it can get and difficult it can get. But the best part is that you don't need a lot of motivation like you need in other jobs. क्योंकि वहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा, आपको करना पड़ रहा है। कई जॉब्स ऐसी होती हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है। I feel content creation ज़्यादातर लोग उसी चीज़ में आगे बढ़ पाते हैं जिस चीज़ को वो इंजॉय करते हैं। कोई फैशन ब्लॉगर है, उसको फैशन का शौक होगा इसलिए उसने वो वीडियोज़ बनाने शुरू किए होंगे। शी इज़ एंजॉइंग हर जॉब। एंड आप ब्रेक भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप ब्रेक नहीं ले सकते। आप महीने भर का ब्रेक लो, आप ऑडियंस को अनाउंस कर दो कि भाई मैं 1 महीने गायब हूँ। पीपल अंडरस्टैंड। आई हैव रिसीव्ड सच वीडियोस फ्रॉम अदर पीपल जिनको मैं फॉलो करती थी, गाइज आई एम टेकिंग अ ब्रेक। इंग्लिश वाले टॉपिक पर लौटते हैं। हमने तरह तरह की बात कर ली। जो भी हमारी मदर टंग हो, इंग्लिश या तेलुगु, कन्नड़, जो भी हम बोलते हो हमारी भाषा, एक टाइम ऐसा था, एक लंबा टाइम ऐसा था जिससे हमारी मदर टंग से ज़्यादा हमारी इंग्लिश को सुपीरियर माना जाता था। तो अभी भी है, अभी भी लोग ऐसे देखते हैं। मैंने ये रियलाइज़ किया कि अब लोग कई सर्कल्स में लोग मदर टंग को एम्ब्रेस करने लगे हैं। मैं कर रही हूँ, आई नो लोग मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते। मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं कमेंट्स में, अरे ये इंग्लिश को सुपीरियर नहीं बोलती हैं, ये मानती नहीं है कि इंग्लिश सुपीरियर, बट ये फिर हमेशा इंग्लिश में क्यों बात कर रही होती हैं। अरे भाई, मैं इंग्लिश में इसलिए बात कर रही हूँ, मेरे चैनल पे मेरी ऑडियंस पूरे वर्ल्ड से आ रही है, मेरी मजबूरी है। मैं हिंदी में बात करूँगी, कहाँ उनको समझ आएगा जो हिंदी नहीं समझते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। बट आई फील ये जो एक सुप्रीमेसी अटैच्ड है, सुपीरियॉरिटी अटैच्ड है इंग्लिश के साथ, अभी भी लोगों के दिमाग में है। बट मेरे को नहीं लगता ये सच है, गलत है ये। मैं इंग्लिश को एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की तरह देखती हूँ। आप
अच्छी नहीं बोल पा रहे हो, टूटी फूटी बोलो, बात कम्युनिकेट होनी चाहिए, आपका मैसेज कम्युनिकेट होना चाहिए, आपका काम बनना चाहिए। अगर आपका काम बन रहा है, बात वहाँ ख़त्म हो जाती है। जहाँ तक रही ऊपर ऊपर की पॉलिश और मेकअप, वो हो जाएगा, जब आप बोलते रहोगे तो वो इम्प्रूव कर जाएगी। बट आई डोंट फील इंग्लिश इज सुपीरियर टू एनी अदर लैंग्वेज, नो इट्स नॉट। ओके, सो एज अ पर्सन कमिंग फ्रॉम Tier 2 और Tier 3 सिटीज़, जब जिनकी बहुत अंग्रेज़ी मीडियम एजुकेशन नहीं रही है, उनके लिए इंग्लिश सीखते हुए अपनी मदर टंग को रिस्पेक्ट करते जाना और इंग्लिश सीखते भी जाना लेकिन उसकी सुपीरियॉरिटी में यकीन ना करना, ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? इंग्लिश सीखने का मेरे अंदर चाव बहुत ज़्यादा है। आई एम एक्साइटेड अबाउट लर्निंग इंग्लिश, मज़ा आता है सीखने में। आपका सवाल ये है ना कि हम कैसे अपनी मदर टंग को ही हमेशा इंपॉर्टेंस दें और एट द सेम टाइम इंग्लिश पे काम करते रहें, राइट? हाँ, हम इंग्लिश सीखते जाएं लेकिन हम इस यकीन में ना पड़ें कि ये सुपीरियर है हमारी मदर टंग से, बिकॉज वो इक्वल है। हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो यार एक लैंग्वेज ही तो है। आई मीन इसको यकीन करना कि ये सबके बराबर है, ये इतना मुश्किल क्यों है? ये तो मुझे लग रहा है आपके दिमाग में पैदा हो रहा है, आप उसको फीड कर रहे हो थॉट को, इसलिए वो थॉट इतनी बड़ी और इतनी ऐसे ह्यूज बनती जा रही है आपके दिमाग में। आने ही मत दो ना ऐसा ख्याल कि कोई लैंग्वेज किसी और लैंग्वेज से सुपीरियर है। लैंग्वेजेस का पर्पस क्या है ये समझो ना। वन लैंग्वेज मे बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन द अदर, दैट आई अग्री टू। English may be more important than a regional language because English is a global language, it's a universal language. आप कहीं भी पूरी दुनिया में ट्रैवल करोगे, English is going to help you communicate with others, especially when you step into a career where you're traveling a lot, meeting a lot of new people. It helps you a lot, but it does not mean that it is superior to any other language. Mother tongue तो mother tongue होती है यार, वो तो उससे तो दिल का रिश्ता होता है, नहीं? So, आपके ढेरों वीडियोस हैं इंग्लिश और कॉन्फिडेंस इश्यूज पे, बट अगर मैं एक कंसोलिडेटेड आपसे आपका एक मंत्रा चाहूँ, लाइक मे बी 3 और 5 पॉइंट्स जो लोग इस इशू से डील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस इश्यूज से, इंग्लिश से रिलेटेड, तो वो उसे कैसे फाइट कर सकते हैं? व्हाट वुड बी योर 3 और 5 पॉइंट्स? पहली बात कि इंग्लिश का ऑपरेशन मत करो, उसके टुकड़े मत करो कि आज मैं ग्रामर सीख रही हूँ, कल मैं वोकैबलरी पे काम करूँगी, परसों मैं इस पे काम करूँगी। नहीं, ये एक लैंग्वेज है, इसको लैंग्वेज की तरह सीखो। जैसे हिंदी सीखी है मैंने, बहुत सारी सुनी, उसमें से कुछ कुछ सीखती गई, बड़ी होती गई और सीखती गई। मैंने अलग अलग टेंसेस के ऊपर काम थोड़ी किया है, अलग अलग मैंने ई की मात्रा और ऊ की मात्रा पे काम थोड़ी किया है। इट केम एज अ पैकेज टू मी, राइट? इंग्लिश को भी पैकेज की तरह सीखने की ज़रूरत है, अलग अलग उसको टुकड़े मत करो। लोग कहते हैं मैम वोकैबलरी पे ज़्यादा फोकस करूं या ग्रामर पे। मैं कहती हूँ किसी पे भी फोकस मत करो, आप बोलने पे फोकस करो, जो टूटा फूटा आप बोल पा रहे हो। सो दिस इज वन थिंग, दैट डू नॉट मेक पार्ट्स ऑफ इट, डू नॉट बाइफिकेट इट इनटू सेवरल पार्ट्स, लर्न इट एज अ लैंग्वेज, एज वन पैकेज, एवरीथिंग इंक्लूड्स द अदर थिंग। तो सब कुछ एक दूसरे में इंक्लूडेड है, इसको टुकड़ों में नहीं, एक साथ सीखा जाता है, एक साथ इसको सीखने की कोशिश करो। दूसरी बात आप क्या कर सकते हो कि इंग्लिश अगर सीखना है तो सबसे अच्छा तरीका है बोलना। सुन के, लिख के वो सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू स्पीक, नो मैटर यू डू नॉट नो वेरी गुड इंग्लिश राइट नाउ, यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, कोई बात नहीं, जितना आता है उतने से खुद को एक्सप्रेस करना शुरू करो। प्रैक्टिस ही है जो आपको एट द एंड मदद करेगी। किसी का भी लेक्चर, कोई अलीना रईस, कोई दुनिया का आपको नहीं सिखा सकता अगर आप खुद कोशिश नहीं कर रहे हो। और बाकी एंड में यही कह सकती हूँ कि भाई मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा कि आपने किसी चीज़ पे काम किया हो और वहाँ से आपको रिजल्ट ना आए। कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैं आपसे पहले भी बता रही थी, जब भी आप किसी का नाम सर्च करते हैं गूगल पर तो एक नीचे 3-4 और क्वेश्चंस खुल के आते हैं, उसमें लिखा होता है पीपल ऑल्सो आस्क, कि इनके बारे में लोग और क्या क्या सर्च कर रहे हैं। तो मेरे पास ऐसे 4-5 चीज़ें हैं जो पीपल ऑल्सो आस्क में है। आप चाहें तो छोटा जवाब दे सकती हैं, चाहे तो बड़ा जवाब दे सकती हैं, चाहे तो जवाब नहीं भी दे सकती हैं। पहला सवाल, इज अलीना रईस अ हिंदू? आई एम नॉट। इज अलीना रईस अ CA? यस आई एम। अलीना रईस एज?
I don't want to tell. Let them search. नहीं पता चल रही है आपको, आप अपनी रिसर्च खुद करें। अलीना रईस हस्बैंड नेम? His name is Sahil. क्या आप फ्यूचर में देखती हैं कि एज नॉट जस्ट एज अ कंटेंट क्रिएटर बट एज एन एंटरप्रेन्योर? I think of myself as a businesswoman. I definitely see myself as one in the future also. मेरा सपना था हमेशा से अपना बिजनेस करने का, तो अब जब वो फाइनली उस कगार पे आ गया है कि वो शुरू हो सकता है, बट हाँ ये मैं बिल्कुल 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 बनना चाहती हूँ। आई वांट टू बी अ फुल ब्लोन एंटरप्रेन्योर। आई वांट टू बी नोन एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका एक स्टार्टअप होगा आने वाले समय में? हाँ, इंग्लिश से रिलेटेड हो सकता है। बिल्कुल। सो जो भी हमारी ऑडियंस है, स्टे ट्यून्ड। इस बातचीत को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अलीना, थैंक यू सो मच आने के लिए। बहुत, मैं अपने ऑडियंस को बता दूँ, बहुत ट्रैफिक से लड़ झगड़ कर ये यहाँ पहुँची हैं, और हम जहाँ हम रहते हैं दिल्ली एनसीआर के अलग अलग कोनों में बड़ा मुश्किल होता है ट्रैफिक से नेविगेट करना, पर अल्टीमेटली वी वर एबल टू शूट। अलीना वाज काइंड इनफ हमें वक्त देने के लिए, इतनी दूर ड्राइव करके आने के लिए। आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ऑनेस्टली। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने आपके लिए कुछ किया है, मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि आपने मेरे लिए कुछ किया। दिस was a complete honor for me. So thank you so much. Thanks for being here. And thank you हमारा लंबा सा इंटरव्यू देखने के लिए। और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कलाकार प्राइवेट लिमिटेड के नए एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए योर स्टोरी हिंदी, और जो भी कमेंट्स हैं, जो भी आप बोलना चाहते हैं, अलीना से कुछ कहना चाहते हैं, मुझसे भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।